साल 1719 की बात है। कहानी की शुरुआत होती है घने जंगलों, पहाड़ों और खुले मैदानों से, जहाँ कोमांचे ट्राइब के लोग रहते थे। यह लोग शिकार करके अपना जीवन बिताते थे। इसी ट्राइब में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम नारू था। नारू ट्राइब के बाकी लोगों से थोड़ी अलग थी, क्योंकि जहाँ कोमांचे ट्राइब की लड़कियों को हीलर बनने की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं नारू एक हंटर बनना चाहती थी। नारू का एक भाई भी होता है जिसका नाम ताबे था। ताबे एक बहुत अच्छा शिकारी होता है और नारू भी अपने भाई की तरह एक बहादुर शिकारी बनना चाहती थी। लेकिन ट्राइब के ज़्यादातर लोग उसे सीरियस नहीं लेते थे। उन्हें लगता था कि हंटिंग उसके बस की बात नहीं है। फिर भी नारू हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर दिन शिकार करने की प्रैक्टिस करने के लिए जंगल में जाती, अपने हथियारों को चलाना सीखती और खुद को साबित करने की कोशिश करती रहती थी। खासकर वह अपनी रोप एक्स की ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करती थी, जिसमें वह अपनी एक छोटी सी कुल्हाड़ी को रस्सी से बांधकर दूर तक मारने की कोशिश करती। लेकिन शुरुआत में वह उसे सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती थी। और दोस्तों, यही छोटी सी डिटेल मूवी की एंडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है। दोस्तों, एक दिन नारू अपने कुत्ते सारी के साथ जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए जाती है। तभी उसे आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखाई देती है। वह समझती है कि यह उसके शिकारी बनने का कोई संकेत है। उसी समय ट्राइब के कुछ लोग बताते हैं कि जंगल में कोई खतरनाक जानवर घूम रहा है, जिसने किसी को घायल कर दिया है। सभी लोग उस जानवर को ढूंढने के लिए निकलते हैं और नारू भी उनके साथ जाना चाहती है। लेकिन ट्राइब के लोग उसे साथ नहीं ले जाना चाहते, क्योंकि अभी तक उसे अच्छे से शिकार करना नहीं आता। लेकिन नारू का भाई ताबे उन लोगों से कहता है कि नारू किसी भी शिकार को बहुत अच्छी तरह से ट्रैक करना जानती है और उस जानवर को ढूंढने में वह हमारी बहुत मदद करेगी। आखिरकार ताबे के कहने पर वह लोग नारू को अपने साथ शिकार पर ले जाते हैं। जंगल में जाते समय नारू हर छोटी चीज़ को नोटिस करती है। वह फुटप्रिंट्स देखती है, पेड़ों के टूटे निशान देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर जंगल में क्या हो रहा है। तभी उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास एक माउंटेन लायन घूम रहा है। ताबे उसका पीछा करता है और आखिरकार उसे मार देता है। ट्राइब के लोगों को लगता है कि यही वह जानवर था जिसने जंगल में आतंक मचा रखा था। वह लोग ताबे की तारीफ करते हैं क्योंकि उसने खुद को एक बड़ा हंटर साबित कर दिया था। लेकिन नारू को लगता है कि जंगल में सिर्फ माउंटेन लायन नहीं है, कोई और भी चीज़ वहाँ मौजूद है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया। इसके बाद मूवी धीरे धीरे हमें उस अनजान क्रिएचर की झलक दिखाने लगती है। हम देखते हैं कि जंगल में एक क्रिएचर इनविजिबल होकर घूम रहा था। यही प्रीडेटर था। अगर ध्यान से देखा जाए तो शुरुआत में प्रीडेटर सीधे इंसानों का शिकार नहीं करता। पहले वह एक स्नेक को मारता है, फिर वोल्फ को और फिर एक जाइंट भालू को। इससे यह हिडन डिटेल समझ आती है कि प्रीडेटर हमेशा अपने एनिमी की ताकत चेक करता है और धीरे धीरे बड़े शिकार की तरफ बढ़ता है। वह सबसे डेंजरस हंटर को ढूंढ रहा था। प्रीडेटर किसी भी नॉर्मल इंसान से कहीं ज़्यादा ताकतवर था। उसके पास इनविजिबल होने की पावर थी, हीट विजन थी और ऐसे डेडली वेपन्स थे जो एक पल में किसी को भी ख़त्म कर सकते थे। खास बात यह थी कि इस मूवी की टाइमलाइन 1719 की है, इसलिए इस फिल्म में प्रीडेटर की टेक्नोलॉजी बाकी फिल्मों से थोड़ी पुरानी दिखाई गई है। उसका मास्क और वेपन्स पुराने डिज़ाइन के हैं, जिससे पता चलता है कि यह प्रीडेटर का पुराना वर्जन है। दूसरी ओर नारू भी प्रीडेटर को ढूंढ रही होती है। धीरे धीरे नारू को जंगल में कई अजीब चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। कहीं किसी जानवर की बॉडी पूरी तरह फटी हुई मिलती है, कहीं सांप का सिर गायब होता है और कहीं एक भालू अधमरी हालत में पड़ा मिलता है। दोस्तों, भालू वाला सीन सिर्फ एक्शन के लिए नहीं होता है, बल्कि इस सीन में हमें यह पहली बार दिखाया गया है कि प्रीडेटर फिजिकली कितना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है। उसने एक जायंट बियर को ऑलमोस्ट बियर हैंड से ख़त्म कर दिया होता है। लेकिन ट्राइब के लोग अभी भी नारू की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही है। दूसरी तरफ नारू और प्रीडेटर के बीच हमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि दोनों हंटर्स हैं, दोनों खुद को प्रूव करना चाहते हैं और दोनों अपने एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करके शिकार करते हैं। शायद यही वजह थी कि आखिर में नारू ही उसे हरा पाती है। दोस्तों, कहानी में हम आगे देखते हैं कि एक दिन नारू अकेली जंगल में जाती है ताकि वह खुद को साबित कर सके। लेकिन अचानक वह दलदल में फंस जाती है। तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह डर जाती है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। किसी तरह उसका भाई ताबे उसे बचा लेता है। यह मड ट्रैप वाला सीन बाद में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होता है, क्योंकि एंडिंग में नारू इसी जगह का इस्तेमाल प्रीडेटर को हराने के लिए करती है।
अब नारू को पूरा यकीन हो जाता है कि जंगल में कोई डेंजरस क्रिएचर मौजूद है। उसी दौरान ट्राइब के कुछ लोग एक घायल आदमी को बचाने जाते हैं और नारू भी उनके साथ चली जाती है। जब वह लोग घर वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें कई जानवरों की लाशें मिलती हैं। तभी अचानक जंगल में उन पर हमला हो जाता है और एक एक करके लोग मारे जाने लगते हैं। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आता कि हमला कौन कर रहा है, क्योंकि प्रीडेटर इनविजिबल होकर हमला कर रहा था। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि लोग रिएक्ट भी नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच नारू को पहली बार प्रेडेटर की हल्की सी झलक देखने को मिलती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। यहाँ एक और हिडन डिटेल सामने आती है कि प्रेडेटर हर किसी पर हमला नहीं करता। वह अक्सर उन्हीं लोगों को टारगेट करता है जिनके पास वेपन्स होते हैं या जो उसके लिए खतरा बनते हैं। कई बार वह उन लोगों को इग्नोर कर देता है जिनके पास कोई हथियार नहीं होता था। इससे पता चलता है कि प्रेडेटर का अपना एक हंटिंग कोड था और वह इस कोड की वजह से निहत्थे लोगों पर अटैक नहीं करता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ फ्रेंच हंटर्स भी उसी जंगल में मौजूद होते हैं, जो जानवरों का शिकार करके उनके खाल निकालकर बेचा करते थे। उन्हें मूवी में सिर्फ एक साइड कैरेक्टर की तरह नहीं दिखाया गया है, असल में वे भी विलन्स की तरह ही थे, क्योंकि वे जंगल के जानवरों का बड़ी बेरहमी से शिकार कर रहे थे। उनके इस एक्शन से मूवी हमें सर्वाइवल के साथ साथ नेचर की रिस्पेक्ट करने का भी मैसेज देती है। एक दिन फ्रेंच हंटर्स नारू को पकड़ लेते हैं और उसे रस्सी से बांध देते हैं। वहीं उसे उसका भाई ताबे भी मिल जाता है। फ्रेंच हंटर्स बताते हैं कि उनके कई आदमी किसी अननोन क्रिएचर ने मार दिए हैं। तभी अचानक प्रेडेटर वहां आ जाता है। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे डेंजरस हिस्सा। प्रेडेटर एक एक करके सभी हंटर्स को मारना शुरू कर देता है। उसके वेपन्स इतने डेडली थे कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। वह इनविजिबल होकर हमला करता, अपने ब्लेड से लोगों को काट देता और कुछ ही सेकंड्स में बॉडी जमीन पर गिर जाती। नारू और ताबे यह सब देखकर समझ जाते हैं कि यह कोई नॉर्मल क्रिएचर नहीं है। इसी दौरान नारू नोटिस करती है कि प्रेडेटर हीट के जरिए अपने टारगेट्स को देखता है। यही वजह थी कि वह बॉडी हीट को डिटेक्ट कर पाता था। दूसरी तरफ ताबे अपने लोगों को बचाने के लिए प्रेडेटर से लड़ने का फैसला करता है। वह घोड़े पर बैठकर प्रेडेटर का सामना करता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि शायद ताबे उसे हरा देगा, क्योंकि वह बहुत स्किल्ड फाइटर था। लेकिन यहाँ भी प्रेडेटर की एक चाल थी। प्रेडेटर उसे तुरंत नहीं मारता, बल्कि पहले उसकी फाइटिंग स्किल्स को ऑब्जर्व करता है। दोस्तों, इससे पता चलता है कि प्रेडेटर स्किल्ड वॉरियर्स की रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आखिरकार प्रेडेटर उससे कहीं ज्यादा ताकतवर साबित होता है और ताबे मारा जाता है। अपने भाई की मौत देखकर नारू पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन अब उसके अंदर डर नहीं बचता। वह सिर्फ अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती थी। इसके बाद नारू प्रेडेटर को हराने के लिए एक प्लान बनाती है। वह समझ चुकी थी कि आमने सामने की लड़ाई में उसे हराना इम्पॉसिबल है, इसलिए वह अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती है। पहले वह फ्रेंच हंटर्स में से एक आदमी को ट्रैप की तरह इस्तेमाल करती है। जब प्रेडेटर उसे मारने आता है तो नारू उसकी हर एक मूवमेंट को ध्यान से ऑब्जर्व करती है। अब उसे पता चल जाता है कि प्रेडेटर के वेपन्स कैसे काम करते थे। फिर वह एक स्पेशल ऑरेंज कलर के फूल का इस्तेमाल करती है। दोस्तों, यह फूल सिर्फ एक नेचुरल मेडिसिन नहीं था, बल्कि इस फूल की खास बात यह थी कि यह बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देता था। चूंकि प्रेडेटर हीट विजन से टारगेट को देखता था, इसलिए वह नारू को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाता है। अब नारू जंगल में ट्रैप्स तैयार करती है। वह प्रेडेटर को उसी की ताकत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती थी। धीरे धीरे वह उसे दलदल की तरफ ले जाती है। प्रेडेटर बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन नारू हर बार बच निकलती है। इसी दौरान उसका डॉग सारी भी कई बार उसकी जान बचाता है। दोस्तों, सारी सिर्फ एक पेट नहीं था, बल्कि पूरे मूवी में वह एक वार्निंग सिस्टम की तरह काम करता है। आखिरकार नारू प्रेडेटर का मास्क उसके सिर से अलग करने में कामयाब हो जाती है। प्रेडेटर का यही मास्क उसके टारगेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करता था। प्रेडेटर को लगता है कि उसके वेपन सीधे नारू पर हमला करेंगे, लेकिन उसका मास्क दूसरी दिशा में पड़ा था और उससे निकलने वाला लेजर प्रेडेटर के सिर की ओर पॉइंट होता है। जैसे ही प्रेडेटर अपने वेपन का इस्तेमाल करता है, उसके सारे एरोज उसी की तरफ लौट आते हैं और उसका सिर काट देते हैं। आखिरकार नारू उस प्रेडेटर को मार देती है। दोस्तों, फिल्म के लास्ट सीन में हम नारू को प्रेडेटर का कटा हुआ सिर लेकर अपने ट्राइब के पास वापस आते हुए देखते हैं। अब वही लोग जो उसे कमज़ोर समझते थे, उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं। उसने खुद को साबित कर दिया था कि असली हंटर वही होता है जो सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपने दिमाग से लड़ाई जीतता है। लेकिन एंडिंग में हमें आसमान में कई और प्रेडेटर शिप्स दिखाई देती हैं। मूवी की यह डिटेल हमें फ्यूचर सीक्वल की तरफ हिंट देती है, जिसका मतलब था कि धरती पर सिर्फ एक प्रेडेटर नहीं आया था और भविष्य में शायद और भी प्रेडेटर्स आने वाले थे। और इसी के साथ फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की मूवी प्रे, जो कि साल 2022 में रिलीज़ हुई थी।
IMDb पर इस मूवी की रेटिंग है 7.1 आउट ऑफ 10। प्रेडेटर फ्रेंचाइज में बनने वाली यह 5वीं फिल्म है और इस मूवी से हमें यह मैसेज मिलता है कि कभी भी खुद को कमज़ोर मत समझो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग तुम पर विश्वास नहीं करते। नारू के पास सबसे ज़्यादा ताकत नहीं थी, लेकिन उसने अपनी इंटेलिजेंस, पेशेंस और करेज से उस एनिमी को हरा दिया जिसे कोई और नहीं हरा पाया। मूवी यह भी सिखाती है कि ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को कमज़ोर बना देता है, जबकि ऑब्जर्वेशन और समझदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। आखिर में जीत उसे की होती है जो हालात को समझकर सही फैसला लेता है। दोस्तों, आपको यह मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा।